है कि जातीय समीकरण को साधो, क्षेत्रीय समीकरण को साधो, चूंकि 2024 सामने है तो। और बिल्कुल सही बात है कि बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जैसे इसके पहले चौंकाया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, यहाँ भी चौंका दिया। और यहाँ जितने बीजेपी के नेता सुबह से आ रहे थे, सबसे मेरी बात हो रही थी, कोई भी व्यक्ति भजन लाल शर्मा को लेकर के कभी किसी ने चर्चा नहीं की। हाँ, 2 घंटे पहले लगभग 1:30 बजे, 1 बजे के बाद 1:30 बजे के बीच से भजन लाल शर्मा के नाम की सुगबुगाहट आने लगी थी और बात हो रही थी कि कोई भजन लाल शर्मा है, उनको हो सकता है कि उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इसके 3 तारीख से लेकर के और आज दोपहर 1:30 बजे के पहले तक भजन लाल शर्मा का नाम न तो कहीं आया। और यहाँ तमाम मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ता भी गूगल सर्च कर रहे हैं, जो कहाँ से हैं, अच्छा संगानेर से हैं, क्या इनका है। हाँ, पुराने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ पर मौजूद अभी हैं, जो पीछे हैं, अगल बगल खड़े हैं, वो जरूर उनको जान रहे थे। लेकिन जो नए कार्यकर्ता हैं, तमाम दूसरे संभाग के रहने वाले, वो नहीं जान रहे थे। तो देखें, ये चौंकाने वाला ही फैसला है। अब कितना कारगर होगा, कितना कामयाब होगा, कितना इसका राजनीतिक लाभ बीजेपी उठा पाएगी। लेकिन एक बात है विकास, आशुतोष, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, एक बात है, जो सीनियर लीडर की विंग है ना राजस्थान की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर वो नाखुश भी रहे होंगे, लेकिन वो असहाय हैं क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकते। ये भी एक पैटर्न हम देख रहे हैं। देखिए, सीनियर लीडर्स की जहां तक बात करें, पूरी तरीके से राजस्थान में एक तरीके का रिफॉर्म किया गया है। और जैसे कहते हैं ना कि एक नई सरकारी मशीनरी खड़ी कर देना, नया मैसेज कन्वे करना कि देखिए पार्टी में जो काम करता है, नीचे से लेकर जो काम करता है, उसको पूरी महत्वता दी जाएगी और वो दी भी गई है। आप देखेंगे भजन लाल शर्मा लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। दिया कुमारी की बात करते हैं, देखिए राज परिवार का वो चेहरा बेशक हो सकती है, लेकिन जहां जहां से उनको जिम्मेदारी दी गई, चाहे वो सवाई माधोपुर की बात करते हैं, उनको फिर उनको कहा गया कि अब आप संसदीय का चुनाव लड़िए, उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा राजभवन से। फिर उनको कहा गया कि आप विद्याधर जाकर चुनाव लड़िए, तो विद्याधर आकर चुनाव लड़ती है। तो ये ऐसे मैसेज है भाजपा के जो हर राज्य में देने की कोशिश की गई है। और आप देखेंगे कि इससे पार्टी के अंदर लोकसभा चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है, एक बहुत बड़ी जो ड्रील है तमाम कार्यकर्ताओं की, जो बहुत छोटे स्तर से लगातार भाजपा के अंदर काम कर रहे हैं, संगठन के अंदर काम कर रहे हैं, वो ये सोच सकते हैं कि देखिए जब किसी व्यक्ति को जो नीचे से ऊपर तक आया है तो अगला नंबर हमारा हो सकता है, अगला चेहरा हम हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है बीजेपी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात यह है कि विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि बात की महिला चेहरा को क्या कमान दी जा सकती है अब। लेकिन दिया कुमारी क्योंकि उतनी परिपक्व भी नहीं है, महिला के मुद्दे पर ही सबसे ज्यादा जो चुनावी सभाएं हैं बीजेपी ने वो की है। भ्रष्टाचार को लेकर, महिलाओं के साथ अपराध को लेकर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को घेरा था बीजेपी ने। तो ये एक बहुत जरूरी भी था और ये एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी होगा। वसुंधरा के बाद एक ऐसी छवि की लीडर बीजेपी की तरफ से लोगों के बीच में दी जानी चाहिए। इसे एक्सपेरिमेंट ही माना जाए और ये कह सकते हैं कि ये ऊपर का फैसला था, तो जिसको जमीन पे लागू करना था, पर्यवेक्षक आए, जमीन पे लागू कर दिए। हाँ। और यहाँ पर अनुभव और परिपक्वता बहुत मायने नहीं रख रहा है। आप देखें कि तमाम सारे ऐसे फैसले हुए हैं जहाँ अनुभव और परिपक्वता के बजाय नए चेहरे को और एक्सपेरिमेंट को ज्यादा तरजीह दिया गया। अगर परिपक्वता की बात थी, प्रशासन की बात थी, तो शिवराज सिंह चौहान को हटा करके किसी दूसरे ही पिछड़े वर्ग को बनाने की आवश्यकता क्या थी। कई सारी बातें इसमें हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण बिठाने की कोशिश की गई है, यहाँ पे संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, यहाँ से संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी का कोई भी बड़ा पद पा सकता है। पहला संदेश कि परंपरागत तौर पे जो बड़े पद पे रहते आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में अब उन्हीं को पद मिलेगा। देखिए संदेश बीजेपी से देने में कामयाब हुई। दूसरा कि जातीय समीकरण के तौर पर भी देखें, हाँ। अलग अलग जातियों को भी उसने संदेश दे दिया और नए चेहरों को ला दिया ताकि उनको देखा जा सके, परखा जा सके कि वो किस ढंग से काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बेशक ये लोग यहाँ पर शपथ लेंगे, संवैधानिक पद पर बैठेंगे, लेकिन सरकार कैसे चलती है और सरकार चलाता कौन है, ये देखने वाली बात होगी भविष्य में। बिल्कुल एनके सिंह सर, देखिए सरकार चलती कैसे है, सरकार चलाता कौन है, ये तो अब सब बहुत बड़ा सवाल बन गया है। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे ये भी समझना चाह रही हूँ, पुष्कर सिंह धामी, मनोहर लाल खट्टर, हमने ये एग्जाम्पल देखे हैं। पुष्कर सिंह धामी जो चुनाव नहीं जीते थे, उसके बावजूद भी उन्हें कमान दी गई और ये कहकर कि युवा चेहरा है और बहुत काबिल है, इसलिए उन पर भरोसा हमें जताना चाहिए। हम इसे कैसे देखें, क्योंकि अगर इसका नुकसान होना होता तो बीजेपी को इन चुनावों में भी ऐसे किसी डिसीजन का नुकसान देखने को मिल सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसका मतलब ये डिसीजन सही साबित हो रहे हैं। बात आप सही कह रही है। दरअसल जब तक मत मिल रहा है, जब तक वोट्स मिल रहे हैं,
तब तक मोदी जी के हर डिसीजन को जस्टिफाई करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि मतदान हो रहा है और जनता मानती है कि नहीं ये सही है। लिहाजा वो नए चेहरे लाते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, गुजरात में आप याद करिए, गुजरात में कौन सा चेहरा लाया अचानक, उसी तरह से पुष्कर धामी को ले आए, ये कौन सा चेहरा थे। उसी तरह ये तमाम जो ये 3 राज्यों में होने जा रहा है, इसको भी आप देखें तो ये बिल्कुल नए चेहरे हैं। लेकिन अगर वोट मिल रहे हैं तो ये जस्टिफाइड है, मोदी जी के डिसीजन जस्टिफाइड है। लेकिन क्या हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि जब मोदी के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा जाता है तो फिर जो सरकार चलाने का जिम्मा है वो भी भले ही चेहरा कोई भी हो वो केंद्र में ही आ जाए। भाई जब उन्हीं के नाम पर वोट मांगे गए हैं, उन्हीं के नाम पर लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी वोट किया है, तो अगर केंद्र से सरकार चलाई भी जाती है तो फिर क्या दिक्कत है? लोगों को मेरे ख्याल से इससे भी दिक्कत नहीं। देखिए ऐसा होता है कि सरकार ने कितना अच्छा, कौन सी सरकार रही, डिलीवरी कैसे की, शायद इसका भी बहुत अंतर नहीं पड़ता। रमन सिंह की सरकार कहाँ खराब थी जी। लेकिन रमन सिंह बुरी तरह हारे, उनकी पार्टी बुरी तरह हारी और कांग्रेस आई बहुत ज्यादा वोट से। कांग्रेस ने भी कोई खराब सरकार नहीं चलाई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन देखिए किस तरह हारी है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का अपना जो ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस है, सर्व समान की शक्ति है, वो मुझे लगता है कि अभी भी वो कर रही है। और बाकी हमेशा राजनीति में मोदी जी की पॉलिसी रही है कि चेहरे बदलते रहो। आपने केंद्र में देखा, अचानक कुछ मंत्री हटा दिए जाते हैं और वो हाशिए पे चले जाते हैं। वेंकैया नायडू को आज कोई नहीं जानता है, उसी तरह रवि उनको देखे तो कोई नहीं जानता है, तमाम ऐसे जावड़ेकर है और लोग हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का नए चेहरे उनके लाने का एक अपनी पॉलिटिक्स है और वो समझते हैं कि नए चेहरे लाके वो जनता में अपने मुद्दे पे उनको वो मकबूल करा लेंगे और वोट पड़ने लगेंगे। ये उसका बेसिक फंडा है जो मैं समझ पाया हूँ। जी आशुतोष, सुनने में आ रहा है कि संगठन में 20 साल से काम किया, अब आपको भी जो है मंत्रालय मिलने वाला है सर, ये बात सही है? नहीं, मेरे को कोई पता नहीं है, मैंने पहले कह दिया था। मैं मुख्यमंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ और अब कह के जा रहा हूँ मंत्री की लाइन में भी नहीं हूँ। आपके नाम की चर्चा बहुत है, मेरे नाम की चर्चा ज्यादा चलती है, मेरे नाम की चर्चा चलती है। लेकिन क्या ये दिखावे की खुशी तो नहीं है? आप देख सकते हैं दिखावे की खुशी है, वो तो अंतर्मन से खुशी निकल। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है हमारे साथ में। डॉक्टर साहब एक मिनट, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से बात कराता हूँ, जिनकी बात अभी आपने सुनी है, तो अब आप आशुतोष, ये जो दुख है किरोड़ी लाल मीणा का, कहा तो मुख्यमंत्री की दावेदारी को लेकर नाम आगे चल रहा था, वो कह रहे हैं कि मैं तो अब इसमें कैबिनेट का हिस्सा भी नहीं हूँ, मतलब मुझे कोई मंत्री पद भी नहीं मिलेगा, मैं तो ये भी बता रहा हूँ। ये दुख है क्या बाहर आ रहा है निकल कर? एक तरीके से उनका जो दुख है ये खुल के सामने भी आ रहा है। कारण क्या है कि देखिए राजस्थान के अंदर हुआ ये कि विपक्ष की जब भूमिका नहीं थी। देखिए आखिर के 1.5 साल की बात करते हैं राजस्थान में, 1.5 साल की अगर बात करते हैं राजस्थान में, तब तक तो ठीक था कि 1.5 साल के अंदर पूरी तरीके से तमाम जो दूसरे नेता थे वो पूरी तरीके से एक्टिव हो गए राजस्थान के अंदर। लेकिन उससे पहले की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले एकमात्र ऐसा नेता था जो विपक्ष के तौर पर, विपक्ष का नाम के तौर पे खड़ा लगा था, वो थे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। तो वो नाखुशी जो है वो सामने निकल के आई है। उम्मीद लगा के देखा जा रहा था कि जिस तरीके से मजबूती से उन्होंने तमाम राजस्थान के मुद्दों को लेकर जमकर हंगामा करते थे, प्रोटेस्ट करते थे, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो। पेपर लीक देखिए राजस्थान में जहाँ जहाँ तमाम शीर्ष नेतृत्व गया, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, अमित शाह की बात करें, तमाम जो बड़े नेता गए, पेपर लीक को हर सार्वजनिक मंच से एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा ने तो लाठी खाई है उसमें। देखिए लाठी खाई है, धरने पर बैठे हैं, एक दिन नहीं बहुत सारे दिन धरने पर बैठे हैं और लगातार ना सिर्फ पेपर लीक की बात करें बल्कि हाल ही में जो प्राइवेट लॉकर थे उनसे पैसे निकालने का जो मुद्दा सामने निकल के आया था, उसको लेकर उन्होंने काफी मुद्दा बनाया। लाल डायरी का मुद्दा था, उसको लेके भी काफी मुखर रहे। तो लगातार जैसा मैंने कहा कि 5 साल जो विपक्ष की भूमिका होती है। एनके सिंह सर, ये असंतोष होना स्वाभाविक है। सतीश पूनिया जैसे नेता, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नेता, जिन्होंने वाकई धरना दिया, जिन्होंने लाठी खाई, विधायक दल के नेता के रूप में श्री भजन लाल जी शर्मा का नाम नामित हुआ है। उप मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय दिया जी जो प्रदेश के महामंत्री के रूप में लगातार संगठन के व्याप को बढ़ाने के लिए और सांसद के रूप में
बहुत सक्रियता से काम कर रही हैं। प्रेमचंद बेरवा जी जो लगातार दलित हितों की रक्षा के लिए और उस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा से काम कर रहे हैं। आदरणीय वासुदेव देवना जी जो बहुत ही वरिष्ठ नेता है हमारे और लगातार उस क्षेत्र से विजय श्री प्राप्त करते हैं। ये विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में पूरे सदन का मार्गदर्शन करेंगे। मैं पुनः श्री भजनलाल शर्मा जी को